तो आरबीआई की पॉलिसी में कई सारे सरप्राइजेस मिले हैं और सबसे बड़ा सरप्राइज ये कि आरबीआई ने पॉलिसी का स्टांस भी बदला। जो पहले अकोमोडेटिव था, अब उसको बदल के न्यूट्रल कर दिया है। एक और सरप्राइज ये कि मतलब बाजार कंसेंसस ये बिल्ड हो रहा था कि नहीं 4.5% का रेट कट आएगा, लेकिन आरबीआई ने कहा कि नहीं नहीं, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है और आधे परसेंट के रेट कट का आरबीआई ने गवर्नर ने सरप्राइज दिया। हालांकि जब स्टांस बदला आरबीआई ने, तो उसके बाद हमने देखा कि बाजार में एक ऊपरी स्तरों से तेज हमने बिकवाली देखी। लेकिन एक और सरप्राइज है, कुल टोटल तीन सरप्राइजेस हैं। एक तो रेट कट में आधे परसेंट के आसपास की आधे परसेंट की कटौती रेपो रेट में। दूसरी ये कि स्टांस में बदलाव किया आरबीआई ने, अकोमोडेटिव से न्यूट्रल किया। और तीसरा सरप्राइज ये था कि कोई बात भी नहीं कर रहा था कि सीआरआर में कोई ऐसी कटौती आएगी। 1% की बड़ी कटौती सीआरआर में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने करने का ऐलान किया है। और उसके बाद हमने देखा कि बाजार ने फिर से जोश पकड़ा और निफ्टी बैंक इस वक्त करीब करीब 225 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में करीब करीब 70 अंकों के आसपास की तेजी दिखाई दे रही है। अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और जरा चर्चा की शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि बाजार की दिशा यहां से आगे क्या होने वाली है। हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं। सदफ सईद हैं, मुथूट माइक्रो फिन के हमारे साथ हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आशीष सुमैया भी हैं, वाइट ओ कैपिटल के। सुनील सुब्रमण्यम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमें समय देने के लिए। सुनील सर, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। किस तरह से आप रीड कर रहे हैं आरबीआई गवर्नर की सोच को? क्या इतने एक साथ तीन सरप्राइजेस के लिए आप तैयार थे? एक्चुअली कोई सरप्राइज के लिए तैयार नहीं थे, तो वही सरप्राइज है। मगर जैसे हमने प्री पॉलिसी स्पीच में कहा, अगर 50 बेसिस पॉइंट्स होता है तो उसके पीछे क्या लॉजिक होती है उसको स्टडी करना है। मगर साफ पॉलिसी स्टांस की चेंज से क्लियर हुआ है कि ये एक फ्रंट लोडिंग की कारण है। यानी वो कह रहे हैं कि मैं रिस्क ले रहा हूं कि अभी रेट कट करूंगा, फ्यूचर में उम्मीद मत रखिए, मगर अभी दे रहा हूं हाथ में। तो मेरे लिए वो क्लैरिटी बहुत अच्छी चीज थी कि ये स्टांस का चेंज होना जरूरी था। अगर स्टांस चेंज नहीं होता ना, तो शायद एक वीकनिंग इकोनॉमी की प्रॉब्लम शायद सामने है, आरबीआई के गवर्नर के सामने ये सोच आ जाती। तो वो बस पॉजिटिव है कि स्टांस चेंज का साथ ये। मगर सबसे बड़ी सरप्राइज जो आपने कहा, सीआरआर रेट कट, क्योंकि वो करीबन 2.5 लाख करोड़ एडिशनल प्रॉफिट्स देंगी बैंक को, जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसमिशन में। तो जो अभी तक की कोई भी एक एक्सपेक्टेशन थी कि टैरिफ के कारण कोई नमी आएगी, अभी डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड उन्होंने ठीक तरह से पकड़ा कि 3Ds में डेमोग्राफी, डिजिटलाइजेशन और डिमांड। तो डिमांड को बूस्ट करने के लिए अगर बैंक सभी फुर्ती से ये रेट कट को पास ऑन करेंगे, तो आप एक रिवाइवल, और 1 लाख करोड़ का टैक्स का गिवअवे था। तो मेरे लिए ये बहुत प्रॉब्ली बेस्ट आरबीआई पॉलिसी इन रिसेंट टाइम्स है, क्योंकि रिस्क उठाया आरबीआई ने इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, जब इन्फ्लेशन का माहौल सपोर्ट करता है। तो इससे और एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट स्टेटमेंट हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे। और 9 लाख करोड़ से ज्यादा ऑलरेडी लिक्विडिटी इन्फ्यूज किया है। उसके अलावा 2.25 लाख करोड़ का डिविडेंड था, और अभी पौने साढ़े 2.5 लाख करोड़ का सीआरआर का लिक्विडिटी। तो बैंक में भरपूर अभी लिक्विडिटी तो जारी रहेगी। और ये बहुत बड़ी पॉजिटिव है रेट सेंसिटिव सेक्टर्स के लिए कि बूस्ट स्ट्रांग मिलेगा, और बैंक लेंडिंग आपको अभी बहुत स्फूर्ति से बढ़ती हुई देख सकते हैं। तो मेरे कॉम्प्लीमेंट्स टू आरबीआई गवर्नर कि ये पॉलिसी 10 on 10 होगी। हाँ, 10 on 10 सारे पैरामीटर पर हिट। हम जो डिमांड कर रहे थे स्वदेश पर कि नहीं आधे परसेंट आएगा तो ही काम चलेगा, मान लीजिए 4.5% आता है तो बाजार को हम लाल निशान में देख रहे होते। अभी आप देखेंगे निफ्टी करीब 100 अंक ऊपर है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 400 अंक ऊपर है, क्योंकि लिक्विडिटी का भरपूर सपोर्ट आरबीआई गवर्नर ने दिया है। और आरबीआई ऐसे पीरियोडिकली भी अपने स्तर पर तमाम कोशिशें कर रहा है कि बाजार में सिस्टम में लिक्विडिटी कोई कमी ना हो। दो और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। प्रशांत ठाकुर हमारे साथ हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म एनारॉक ग्रुप से हैं। और वैभव सांघवी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं आस्क हेज सॉल्यूशन से। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे चर्चा करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रशांत जी, आपके पास आएंगे। रियल एस्टेट में हम देख रहे थे कि थोड़ी सी सुस्ती आ तो रही थी 2-3 साल की अच्छी तेजी के बाद, लेकिन अब ये कुल मिला के 1% की रेट कट हो गई। इस साल की बात करें, जनवरी से अब तक की बात करें, और कहा यह जाता है कि 1% से रेट कट से
होम बायर्स की जो परचेजिंग पावर जो होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो 10% बढ़ जाती है। आज हम वैसे भी देख रहे हैं कि रियल एस्टेट वाले स्टॉक्स तो बढ़िया हरियाली दिखा रहे हैं। आप इस कदम को किस तरह से देख रहे हैं? और क्या ये नई जान फूकेगा प्रॉपर्टी स्पेस में, रियल एस्टेट में? मैं कहूंगा कि आरबीआई के तरफ से ये बहुत बड़ी मैं बोलूंगा सौगात रियल एस्टेट के लिए मिली है। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों से थोड़ी सी मंदी आ रही थी, वो एक एक स्लगिशनेस प्रॉपर्टी मार्केट में, और ये बहुत टाइमली इंटरवेंशन है। और ये इंटरेस्ट रेट कट जहां पे लोग 25 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद से बढ़कर है। तो मेरे ख्याल से दो चीजें हेल्प करने वाली है। एक तो इंटरेस्ट रेट का कट होना, और प्राइस भी आप देखिए, प्रॉपर्टी प्राइसेस भी अब स्टेबलाइज कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से हम वापस से वो तेजी देखेंगे, और इकोनॉमी में काफी बूस्ट मिलेगा। और जिस तरह से आप देखिए कि अभी लिक्विडिटी बहुत है बैंकिंग सेक्टर में, बैंक का भी अब पुश रहेगा कि क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाए। तो कुल मिलाकर मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट रहा आज का, और रियल एस्टेट के लिए एक बहुत अच्छी पॉजिटिव सरप्राइज रही है। बिग पॉजिटिव सरप्राइज फॉर रियल एस्टेट, और रियल एस्टेट सेक्टर से चेयर भी कर रहा है टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर। हाउसिंग लोन सस्ते होंगे, मांग में तेजी आएगी, और साथ ही डेवलपर्स के लिए ग्रोथ के अवसर जो है वो बिल्कुल नजर आएंगे। पॉलिसी के ठीक बाद रियल एस्टेट सेक्टर में गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। सदफ सैयद साहब भी है हमारे साथ, उनसे भी एक बार बात करते हैं बैंक्स एंड एनबीएफसीज पर। सदफ जी, सबसे पहले तो आपका टेक 50 बेसिस पॉइंट्स रेट कट यहाँ पर एंटिसिपेटेड नहीं था, लेकिन हाँ इसकी बात ज़रूर हो रही थी। कैसे देख रहे हैं आप, और अब क्रेडिट डिमांड को लेकर आने वाले 2 क्वार्टर्स के लिए किस तरह की एक्सपेक्टेशंस बैंक्स की तरफ से आती हुई दिखेगी? देखिए, जैसे मैंने प्री पॉलिसी कमेंट में कहा था कि इंडस्ट्री की आशा डेफिनेटली है 50 बेसिस पॉइंट कट की, इवन दो द कंसेंसस जो कि एक्सपर्ट्स का था 25 बेसिस पॉइंट था। तो किसी ने बोला था दिल मांगे मोर, डेफिनेटली इंडस्ट्री ने मांगा है और आरबीआई गवर्नर ने डिलीवर करा है। मेरे हिसाब से ये पॉलिसी बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, और अभी तक मैं कहूँगा रीसेंट टाइम में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी इससे बेहतर नहीं रही है। और ये काफ़ी अकोमोडेटिव है इन अ सेंस दैट कि आपका जीडीपी ग्रोथ को मोमेंटम है, इन्फ्लेशन नीचे है। आरबीआई गवर्नर ने बात करी कि फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल में आ रहा है। ऊपर से लिक्विडिटी इन्फ्यूजन की भी बात करी गई, और पूरे साल का एक एजेंडा दे दिया है गवर्नर ने कि 100 बेसिस पॉइंट्स कम करेंगे सीआरआर में, 25 बेसिस पॉइंट हर तिमाही में। उसमें काफी अच्छा लिक्विडिटी फ्लो रहेगा, उससे कंसिस्टेंट ग्रोथ रहेगी। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और हमें आशा थी कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी टैंडम में चलनी चाहिए, तभी इकोनॉमी एक अच्छी तरह से सस्टेनेबल लेवल में ग्रो करेगी। पिछले दिनों में हमने देखा कि कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी लैग कर रही थी, इवन दो गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी इन्वेस्टमेंट के थ्रू स्टिमुलेट करने का इकोनॉमी। आज के दिन में लगता है कि दोनों टैंडम में चल रहे हैं। मैं तो कहूँगा ये भारतीय इकोनॉमी के लिए गोल्डी लॉक्स मोमेंट है। आपके पास जीडीपी ग्रोथ है वर्ल्ड में सबसे अधिकतम, आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी है जो बहुत अकोमोडेटिव न्यूट्रल स्टांस है आज के दिन में, और आगे तक लिक्विडिटी का एक प्लान है। साथ में ट्रेड भी ग्रो कर रहा है। आई थिंक इससे बेटर अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री के लिए नहीं हो सकती। मैं भी इस पॉलिसी को 10 ऑन 10 दूंगा बेशक। तो चलिए 10 ऑन 10 हर पैरामीटर, हर लिहाज पर खरे उतरते हुए आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, गोल्डी लॉक्स मोमेंट, न्यू एंड अट्रैक्टिव वर्ड्स कमिंग इन, ये दिल मांगे मोर, और आरबीआई की तरफ से 50 बेसिस पॉइंट्स का कट मिल चुका है। वैभव सांघवी हमारे साथ हैं आस्क अहेड सॉल्यूशन से। वैभव, शुक्रिया अपना समय देने के लिए, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। देखिए, ग्रोथ के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से पिछले दिनों जो भी इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर आंकड़े आए थे, चाहे फिर कंफर्टिंग इन्फ्लेशन लेवल्स हों, जीडीपी के नंबर्स हों, भारत का ग्रोथ जो है वो इंटैक्ट है और ग्रोथ की गति बढ़ती चली जा रही है। और इसमें फिर से ये जो रेट कट अनाउंसमेंट्स होते हुए कैसे देख रहे हैं आप? आपका सबसे पहला टेक ऑन दी रेट कट्स। सबसे पहला टेक तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, नो डाउट अबाउट इट। साथ ही साथ आई थिंक एक या दो पहलू रखना चाहूंगा कि वन, इन कॉन्टिन्यूएशन विद द पॉलिसी फ्रेमवर्क है, जहां बोथ ऑन कंबाइंड बेसिस सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से इन टर्म्स ऑफ फिस्कल मेजर्स
एंड ऑल्सो फ्रॉम अ मॉनेटरी पर्सपेक्टिव हम देख रहे हैं कि ये कंबाइंड एफर्ट है इन टर्म्स ऑफ बूस्टिंग द कंजम्पशन ऑन एन ओवरऑल इकोनॉमी. Now it is absolutely consistent with that, but yes, RBI के ये measure से I think street is positively surprised, no doubt about it. और ये एक काफी अच्छा momentum देगा for higher consumption. साथ ही साथ जब investments was already in place in terms of the economy, ये एक और पहलू जुड़ जाता है from a growth perspective. इसलिए हम कह रहे हैं for last many months के for the next 12 to 24 months हमारा जीडीपी ग्रोथ जो होगा वो पॉजिटिवली सरप्राइज करेगा स्ट्रीट को गोइंग फॉरवर्ड. ऑफ कोर्स लास्ट क्वार्टर वाज अ गुड नंबर, बट माय सेंस इज कि ये ट्रेंड काफी कंटिन्यूड रहेगा और उसी के कारण अर्निंग्स भी बेहतर होनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड. तो ये मोमेंटम ये बिल्ड हुआ है निश्चित तौर पर, और बाजार भी देखिए इसको चेयर कर रहा है. जब स्टांस में बदलाव की जब खबर आई, बाजार ने एक गोता लगाया, लेकिन अभी आप देखेंगे 550 पॉइंट ऊपर है निफ्टी बैंक. ना सिर्फ डे हाई पर बल्कि नए रिकॉर्ड हाइस पर है. 56,300 के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है, और ब्रॉडर मार्केट की जो पिक्चर है वो भी काफी शानदार लग रही है. आप देखिए, हमने कहा था कि आप एनबीएफसी पर नजर रखिए. बजाज फाइनेंस आज 3% के गेंस के साथ सबसे ऊपर है. उसके पीछे पीछे आप देखेंगे श्रीराम फाइनेंस भी लगभग उतना ही गेंस दिखा रहा है. ऑटो में हीरो मोटर चल रहा है, करीब 2% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिलेगी. बाकी एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इन तमाम शेयरों में तेजी है. बजाज ऑटो का शेयर चल रहा है. तो जो भी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव हैं उन शेयरों का दबदबा साफ तौर पर आज के सत्र में देखने को मिल रहा है. इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गोदरेज प्रॉपर्टीज होंगे, ओबरॉय रियल्टी, ये तमाम शेयर मतलब वही शेयर चल रहे हैं जिनको डायरेक्टली फायदा मिलने वाला है. वैसे तो पूरी इकोनॉमी के लिए फायदे की चीज है, लेकिन ये फिलहाल ये ट्रेंड साफ तौर पर देखने को मिल रहा है. कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं. दीपक अग्रवाल कोटक महिंद्रा एमसी से हमारे साथ हैं. दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए. स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर. दीपक जी, आप कितने खुश हैं पॉलिसी से, और ये जो स्टांस में बदलाव हुआ है, क्या इसको लेकर थोड़ी निराशा भी है? दीपक सर सवाल आपसे है. हेलो. आपसे सर सवाल है, आप किस तरह कितने हेलो. खुश हैं पॉलिसी से, मैंने ये पूछा. और स्टांस को जो अकोमोडेटिव से न्यूट्रल किया गया है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? दीपक जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, अभी सुनाई दे रहा है मुझे. अभी जी सुनाई दे रहा है. जी दीपक जी, बताएं या पॉलिसी पर आपका फर्स्ट टेक और स्टांस जो बदला है उसे आप कैसे देख रहे हैं? सो बेसिकली 50 बेसिस पॉइंट रेट कट ये एक प्लेजेंट सरप्राइज था. और 50 बेसिस पॉइंट रेट कट अगर स्टांस चेंज नहीं होता तो बाजार की उम्मीद होती कि आरबीआई और 50 बेसिस पॉइंट रेट कट कर सकता है. बट आरबीआई ने स्टांस चेंज करके आरबीआई ने ये गाइड किया है कि ये बेसिकली ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, विकसित भारत की विजन को ध्यान में रखते हुए, ग्रोथ की एस्पिरेशन बढ़ाते हुए आरबीआई ने रेट कट्स फ्रंट लोड किए हैं. अभी स्टांस न्यूट्रल चेंज कर दिया है तो फ्यूचर रेट कट से डेटा डिपेंडेंट होंगे. अगर इन्फ्लेशन आपकी नीचे होगी, अगर ग्रोथ आपकी 6.5 पे स्टेबलाइज हो जाती है, तो फ्यूचर रेट कट्स की उम्मीद थोड़ी कम हो जाएगी. ग्रोथ अगर आपकी नीचे होती है ग्लोबल फैक्टर्स के कारण, और आपकी इन्फ्लेशन कंटिन्यू टू डाउनवर्ड सरप्राइज करती है, तो शायद एक 25 बेसिस पॉइंट और रेट कट आरबीआई कर सकता है. ब्रॉडली ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए आरबीआई ने रेट कट फ्रंट लोड किए हैं, और इसलिए स्टांस चेंज करना ये एक अप्रोप्रिएट स्टांस है आरबीआई का हमारे हिसाब से. ठीक है. वैभव सर, निश्चित तौर पर मास्टर स्ट्रोक रहा है, और देखिए लिक्विडिटी को लेकर ना आरबीआई मैं देख रहा हूँ कि काफी ज्यादा प्रोएक्टिव कदम लगातार उठा रहा है. इस पूरे साल में हमने लगातार लिक्विडिटी मैनेजमेंट होते हुए देखा है अच्छे से. और ये सीआरआर में मतलब किसने उम्मीद की थी, मतलब मैंने चर्चा भी नहीं सुनी, ना ही ये उम्मीद की जा रही थी कि नहीं इस टूल का इस्तेमाल करके लिक्विडिटी को और पुश करेगा.
सीआरआर में कट को आप कैसे देख रहे हैं और क्या आपको लगता है कि अब ये जो पॉलिसी है, क्योंकि बाजार ऑलमोस्ट डेढ़ डेढ़ महीने से एक रेंज में ही कारोबार कर रहा था, रीइग्नाइट करने में कामयाब होगा? और जो थोड़े फियर्स अभी ग्लोबली हैं, ट्रेड वॉर को लेकर कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, क्या उसको दरकिनार करके बाजार को एक थ्रस्ट प्रदान करने का यहां से काम करेगा? अब जैसे आपने सही फरमाया, इसमें व्हाट आरबीआई ने जो मेजर्स लिए हैं वो दो थिंग्स इंश्योर करते हैं। वन, ऑफ कोर्स, जो रेट कट्स किए हैं, और दूसरा इंश्योर किया है बाय सीआरआर कट्स कि ट्रांसमिशन भी बहुत ही इफेक्टिवली हो थ्रू द सिस्टम्स। सो हमें लगता है कि ये एक डेफिनेट ट्रिगर है कि वो जो अपन रेंज में चल रहे थे, तो आई थिंक प्रॉबेबली उसको वी कैन ब्रेक ऑन द अपर साइड। साथों साथ जैसे आपने कहा कि ग्लोबल क्यूज को हम देखते हैं, तो इन द करंट सिनारियो जहां हर जगह पे ग्रोथ स्ट्रगल हो रहा है, हर जगह पे टैरिफ्स की ही बात चल रही है, और उसी सिनारियो में ऐसी इकोनॉमी जो आपका लास्ट क्वार्टर में 7% के ऊपर और गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ दीज मेजर्स कंटिन्यूस ग्रोथ दिखा पाएगा, वैसी बहुत ही रेयर इकोनॉमीज है एट दिस पॉइंट इन टाइम फ्रॉम ग्लोबल पर्सपेक्टिव। सो आज विदेशी निवेशक जो भी है, अगर ग्लोब को देख रहे हैं, तो इंडिया को वो मिस आउट नहीं कर सकते हैं। और इसे हमें लगता है कि डॉलर वीकनेस के कारण इमर्जिंग मार्केट्स में ऑन एन ओवरऑल बेसिस फ्लो की संभावना काफ़ी बढ़ सकती है, और उसमें इंडिया का एलोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। सो फ्रॉम अ फ्लो पर्सपेक्टिव पॉजिटिव है, फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव हमें लगता है कंजम्पशन काफ़ी अच्छा बूस्ट देगा, और प्रिडिक्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव्स ने आरबीआई ने बहुत ही इफेक्टिवली स्टांस क्लियर किया है कि फिर फ्रंट लोड किया हुआ है, और साथों साथ ट्रांसमिशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल मेजर्स लिए हैं। रिफ्लेक्ट भी हो रहा है इस वक्त मार्केट में। बैंक निफ्टी पर एक नजर होनी चाहिए, निफ्टी पर एक नजर होनी चाहिए। 56,440 के लेवल पर करीब 650 अंकों से 700 अंकों की मजबूती बैंक निफ्टी में इस वक्त नजर आ रही है। निफ्टी में भी हरे निशान के साथ 24,900 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर पर खास तौर से फोकस रखिएगा, आउट परफॉर्मेंस वहां पर, और हाउसिंग फाइनेंस शेयरों में भी मजबूती का दौर इस वक्त देखने को मिल रहा है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के आज के रेट कट को अगर ऐड करेंगे तो 2025 में जनवरी से लेकर अब तक करीब 100 बेसिस पॉइंट्स के कट्स आ चुके हैं, और इसका सीधा असर है जो है रेट सेंसिटिव सेक्टर्स पर क्लियरली पड़ता हुआ दिख रहा है। एनारॉक से प्रशांत ठाकुर जी भी हमारे साथ। प्रशांत जी, एक इवेंट या एक रिपोर्ट की अगर बात करें, आपकी ताज़ा जो रिपोर्ट थी उसमें अनसोल्ड इन्वेंट्रीज का एक कंसर्न ज़रूर था, जिसकी बात आपने कही थी। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ये जो रेट कट है ये अपने आप में पॉजिटिव साबित हो रहा है, इक्विटी मार्केट में भी रिफ्लेक्शन आ रहा है। क्या ये अनुमान लगाकर चल सकते हैं कि अनसोल्ड इन्वेंट्रीज की जो दिक्कतें हैं, जो लगातार बढ़ती और लगातार इंटैक्ट रही हैं, वो भी कुछ हद तक कम होती हुई नजर आएंगी? क्योंकि इसके बाद अगर डेवलपर्स के लिए ये एक पॉजिटिव आउटलुक है, कंज्यूमर्स के लिए अगर ये पॉजिटिव स्टांस है और यहाँ से खरीदारी के मौके बनते हुए दिखेंगे, तो अनसोल्ड इन्वेंट्री की सिचुएशन भी धीरे धीरे खत्म होती हुई या कम होती हुई एटलीस्ट नजर आएगी। हाउसिंग फाइनेंस शेयरों में भी एक्शन है, वहां पर भी आपका टेक आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। अनसोल्ड इन्वेंट्री जो पिछले चंद महीनों से धीरे धीरे इंच अप हो रही थी, मेरे ख्याल से अब थोड़ी कम होगी। हुआ क्या था कि पिछले 2 क्वार्टर में लॉन्चेस काफी स्ट्रांग हुए थे, न्यू लॉन्चेस काफी मार्केट में आए थे, पर थोड़ी सी हम मंदी देख रहे थे सेल्स साइड में। और ये सारा का सारा रीजन आप बोल सकते थे ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से, लोग रेट कट की उम्मीद के वजह से अपने परचेज डिसीजन को आगे बढ़ा रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये 50 बेसिस पॉइंट का जो कट आज हुआ है, उससे एक क्लियर सिग्नल जाता है कि इन लोगों ने फ्रंट लोड करके आगे उतनी संभावना नहीं है, अभी आपको जितना परचेज करना कर सकते। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही इमीडिएट बूस्ट देगा जिन लोगों ने डिसीजन को होल्ड कर रखा था, जो कि फेंस पे बैठे हुए थे कि शायद और कट इंटरेस्ट रेट कट हो, शायद इस बार 25 बेसिस हो और फिर आगे 25 बेसिस हो। पर ये इकट्ठा देना जो है, उसकी वजह से परचेज लोग अपने काफी एक्सपेडाइट करेंगे, और इससे अनसोल्ड इन्वेंट्री काफी मुझे लगता है कम होगी। क्योंकि ध्यान देने लिए एक बात है कि बहुत सारे इन्वेंट्री अभी कंप्लीशन स्टेज पे भी आ रहे हैं, बहुत सारे अर्ली स्टेज पे भी हैं, और अभी इस वक्त अगर सेल्स में मंदी आती तो अनसोल्ड इन्वेंट्री की प्रॉब्लम और बढ़ जाती।
तो मेरे ख्याल से बहुत ही टाइमली इंटरवेंशन, जैसा मैंने पहले भी कहा, बिल्कुल सही टाइम पे सही मुझे लगता है स्टेप आरबीआई ने उठाया है, और एक ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज मार्केट को सेंड करेगा। और ये वापस से मैं देखूंगा जो एक्सुबरेंस जो रियल एस्टेट में थोड़ी सी ठंडी पड़ रही थी, वो वापस से लौटती हुई दिख रही है मुझे। बिल्कुल तो चलिए ये एक अनसोल्ड इन्वेंट्री का एक कंसर्न या चैलेंज जो है हो सकता है कि धीरे धीरे छटता हुआ यहाँ से नजर आए। वैभव सर, आपने 2025 की शुरुआत में मार्च में जब नेटवर्क के साथ बातचीत की थी, कहा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अपसाइड पे सरप्राइज करेगी वित्त वर्ष 2026 के लिए, और उसके ठीक बाद जितने भी इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर सारे डेटा पॉइंट्स आते गए वो एक के बाद एक अच्छे नजर आ रहे हैं। आरबीआई की तरफ से जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन या इस वक्त जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आरबीआई के ओएमओ स्टांस में भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं चेंजेस आने वाले दिनों में? अब यहाँ से इकोनॉमी और साथ ही बाजार की चाल आप कैसे देखते हैं? क्लियरली एज यू राइटली मेंशन, हमने मार्च में आके कहा था कि हम बहुत ही कंस्ट्रक्टिव हो रहे हैं फ्रॉम एन इकोनॉमिक ग्रोथ पर्सपेक्टिव। नाउ तभी काफी टर्बुलेंस था मार्केट में, इकोनॉमी में ग्लोबली, तो इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट स्टैंड टू टेक, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम जैसे जैसे स्टेप्स आ रहे हैं इंक्रीमेंटली, इट इज ऑल पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट कि ग्रोथ इज गोइंग टू सरप्राइज, ग्रोथ सरप्राइज करने वाला है। और जनरल इकोनॉमिक फोरकास्ट को या एनालिस्ट को वो थोड़ा अचंभित करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, स्पेशली फ्रॉम अ 12 to 24 मंथ्स पर्सपेक्टिव। हमने ये इसलिए कहा था कि के दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स आफ्टर लास्ट 8 years और 9 years जहां एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स है, बोथ फ्रॉम द फिस्कल साइड एंड फ्रॉम द मॉनेटरी साइड। फिस्कल साइड जहां हमने टैक्स रिबेट्स का दिए हैं टू द क्लास, जहां मैक्सिमम स्पेंडिंग हो सकती है, और फ्रॉम अ मॉनेटरी साइड जब रेट्स घटा रहे हैं, लिक्विडिटी बढ़ा रहे हैं, और ऑन एन ओवरऑल बेसिस रिस्क वेट्स ऑन अनसिक्योर्ड पीस भी हम रैशनलाइज कर रहे थे। सो ऑल इन ऑल आई थिंक हमें लगता है कि कंजम्पशन साइड एक काफी अच्छा बूस्ट देगा, और इसी के कारण हमने ये स्टैंस भी लिया था कि अगले 12 से 24 महीनों में जो कंजम्पशन बास्केट है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती है, और यहाँ अर्निंग्स भी सरप्राइज हम प्रॉबेबली देख सकते हैं अगले 2 साल के दरमियान। इसी के कारण हमें ये भी लगता है कि जैसे इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं, उसका दूसरा सेकेंडरी इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि जो मनी हम इक्विटी इनफ्लोज में देख रहे हैं वो बरकरार रहेगा, और इनफैक्ट इंक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि कि यहाँ फिक्स डिपॉजिट रेट्स नीचे आएंगे। फ्रॉम अ नेट अर्निंग्स परस्पेक्टिव, डेट एज एन इंस्ट्रूमेंट काफ़ी कम रिटर्न देगा, और काफ़ी ऑल्टरनेट्स नहीं रहेंगे, एंड दे हैव टू प्रोबेबली कम टू द इक्विटीज एज एन एसेट क्लास। तो हमें ये भी लगता है कि इसके कारण फर्दर बॉयंसी बढ़ सकती है इक्विटी इनफ्लोज में और ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट में भी। ठीक है, निश्चित तौर पर ये मार्केट का सेंटिमेंट बेटर करेगा। जो होम बायर्स हैं या फिर जिनको कार खरीदना है, पर्सनल लोन लेना है, निश्चित तौर पर उनके लिए तो पॉजिटिव है ही, लेकिन वो सेक्टर जो कैपिटल इंटेंसिव है, जो लोन लेके फिर निवेश करती हैं और ग्रोथ के देश की ग्रोथ में जो योगदान देती हैं, उनके लिए भी पॉजिटिव काफ़ी है ये पॉलिसी। और निश्चित तौर पर जो कह सकते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको भी बढ़ावा मिलेगा आरबीआई के इस कदम से, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय है ही नहीं। निफ्टी बैंक देखिए रिकॉर्ड हाइस पर, पहली बार हम देख रहे हैं कि 56,500 के ऊपर आज निकल गया, अभी भी हम देख रहे हैं कि करीब 700 अंकों के आसपास की जबरदस्त तेजी है। लेकिन निफ्टी बैंक से डबल से ज्यादा की तेजी है रियल एस्टेट में, करीब करीब 2.5-3% निफ्टी का रियल एस्टेट इंडेक्स चल गया है। ऑटो शेयरों में भी तेजी हो रही है। दीपक अग्रवाल हमारे साहब हमारे साथ हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के वेटरन हैं। दीपक सर जरा ये बताइए कि इस पॉलिसी के बाद मान लीजिए म्यूचुअल फंड वाले निवेशक हैं या जिनको नया निवेश करना है अभी म्यूचुअल फंड में, क्या कोई सेक्टोरल फंड्स, थेमेटिक फंड्स पर भी थोड़ा सा बुलिश होने का समय आ गया है? तो बेसिकली हम इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की आप सलाह लेके फंड सिलेक्ट करिए, एंड अपने टाइम होराइजन के हिसाब से आप फंड सिलेक्ट करिए। आज के डेट में एज अ फंड हाउस हम कंजम्पशन थीम और बैंकिंग थीम, ये 2 सेक्टर्स पे रिलेटिवली हम पॉजिटिव है।
तो वन इसके आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से आप आपकी एसेट एलोकेशन और फंड सिलेक्ट करिए। और अगर आपको थीमेटिक थीम देखना है तो थीमेटिक में जैसे प्रशांत जी ने कहा कि बेसिकली गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए स्टेप्स ले रही है। तो थीम्स में थीमेटिक में हम कंजम्पशन और बैंकिंग में पॉजिटिव हैं। ठीक है, कंजम्पशन में और बैंकिंग में पॉजिटिव हैं। और वैभव सर, देखिए अच्छी बातें तो हमने कर ली और ये मौका भी होता है कि जब अच्छी न्यूज़ आई, बाजार में चौतरफा हरियाली हम देख भी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी चैलेंजेस खत्म हो गए हैं। टैरिफ वाला मसला चल ही रहा है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स अपनी जगह पर हैं, इधर रूस और यूक्रेन गुत्थम गुत्था हैं। रूस ने धमकी दी है कि यूक्रेन पर हमला करेगा। तो क्या बाजार में हम वन साइडेड मूव यहां से मान के चलें, या फिर इन चैलेंजेस को देखते हुए अगर अपनी रणनीति बनानी है तो सतर्क रहनी है, और जहां पर प्रॉफिट हो रहे हो क्या अप्रोच ये भी होना चाहिए कि मतलब थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट लेते भी रहें अगर कहीं ज्यादा मुनाफा हो जा रहा हो तो? ऑफ कोर्स आई थिंक जैसे आपने कहा, आई मीन जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स अभी भी है, स्पेशली फ्रॉम रशिया यूक्रेन पर्सपेक्टिव। बट जब हम ट्रेड टैरिफ्स की बात करते हैं तो एक वेरी क्लियर थॉट है कि इंक्रीमेंटल न्यूज ऑन टैरिफ्स अभी इज गिविंग डिमिनिशिंग इफेक्ट ऑन द मार्केट मूवमेंट। सो आई थिंक टू अ ग्रेट एक्सटेंट हम उसको थोड़ा डिस्काउंट कर चुके हैं फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव। ओनली इफ के यहाँ से सिचुएशन वर्स होती है फ्रॉम अ टैरिफ पर्सपेक्टिव तो अलग बात है, जो कोई नहीं देख पाया है अभी तक। बट इन ऑल लाइकलीहुड टैरिफ नाउ फ्रॉम एन इफेक्ट मार्केट इफेक्ट पर्सपेक्टिव वो हिस्ट्री है। आवर व्यू इज के स्लोली एंड प्रोग्रेसिवली यहाँ से टैरिफ डील्स ऑन अ वन कंट्री बाय कंट्री धीरे धीरे करके एंटर होंगे। तो ये हमें ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लग रहा है। ऑफ कोर्स इसके कारण इंटरमीडिएट इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव वीकन हो सकता है, बट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि वो वन टाइम है। वंस द डील्स काइंड ऑफ स्ट्राइक थ्रू तो वहाँ से बिजनेस नॉर्मल से रिज्यूम हो जाएगी। लास्टली आई थिंक एज आई अर्लियर मेंशन कि अगर लास्ट 2 महीने में देखें तो काफ़ी कुछ हेडविंड्स जो अर्लियर थे वो क्लियर हो चुके हैं। ओनली वन थिंग इज लेफ्ट विच इज रशिया यूक्रेन। वहाँ क्या होता है उसके कारण थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, बट ओवर अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू द ग्लोबल कंट्रीज इज फार फार सुपीरियर, और उसके कारण हम थोड़ा मोमेंटम भी देख पाएंगे फ्रॉम अ मार्केट स्टैंड पॉइंट। सुपीरियर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। ऑन दिस नोट इस वक्त हमारी इस खास पेशकश को हम यहीं समेटने वाले हैं, लेकिन क्रक्स आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है। रेपो रेट 6% से घटाकर 5.5% कर दिया गया है। इस साल 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती ऑल इन ऑल अगर 2025 में जनवरी से लेकर अब तक देखेंगे तो होती हुई नजर आई है। FY26 महंगाई अनुमान 3.7% किया गया और रुख जो है अकोमोडेटिव से न्यूट्रल किया है। मार्केट पॉलिसी अनाउंसमेंट को चेयर करता हुआ बैंक निफ्टी नए रिकॉर्ड्स पर, साथ ही निफ्टी, ब्रॉडर मार्केट्स और सेंसेक्स में भी अच्छा खासा एक्शन। बैंक्स, फाइनेंशियल्स और रियल एस्टेट सेक्टर से आउट परफॉर्मेंस। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के ठीक साथ साथ और ठीक बाद अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए और बाजार पर और इकोनॉमी पर अपना रुख हमारे साथ शेयर करने के लिए। फिलहाल मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाजत, लेकिन ET Now स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।